हिस्ट्री क्लास 6 और चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो बच्चों, इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है किसको? मूवेंदार, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा, अश्वघोषा, बोधिसत्वाज एंड ह्यूनज़ेंग को। ये जो सामने हमारे ऑप्शन हैं इनसे। तो मूवेंदार, मूवेंदार किनको बोलते थे? मूवेंदार का मतलब थ्री चीफ। तो थ्री चीफ कौन थे? चोलास, चेरास और पांड्यास। तो चोला, चेरा, पांड्यास के लिए मूवेंदार टर्म का इस्तेमाल इतिहास में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा। तो दक्षिण पथ के लॉर्ड्स, दक्षिण पथ के राजा किन्हें कहा गया है? तो वो हैं सातवाहना रूलर्स। वो दक्षिण पथा के लॉर्ड बोले गए हैं। दक्षिण पथा मतलब दक्षिण का पथ, दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता, और उसके लॉर्ड कौन? सातवाहना रूलर्स। फिर है अश्वघोषा। अश्वघोषा को हम मैच करेंगे बुद्ध चरिता से। क्या है बुद्ध चरिता? बुद्ध की जीवनी, बुद्ध कैसे जिए, क्या उनका लाइफस्टाइल था, क्या उनकी टीचिंग्स थी। अश्वघोष ने गौतम बुद्ध की एक जीवनी लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है, दैट इज बुद्ध चरिता। तो अश्वघोष को आप मैच करो बुद्ध चरिता से। नेक्स्ट है बोधिसत्वास। बोधिसत्वास कौन थे? बोधिसत्वास वो बुद्धिस्ट संत थे जिनको इनलाइटमेंट मिल चुका था, जिनको महात्मा बुद्ध की तरह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। ठीक है, तो वो थे बोधिसत्वास। और ये रिलेट किससे करते हैं? बुद्धिज्म से। तो यहां हमारे पास ऑप्शन है महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म के ये संत थे। पहले तो ये अलग रहते थे, संसार से दूर रहते थे और अपनी मेडिटेशन करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि लोगों में रहेंगे और लोगों को टीच करेंगे, उनको अच्छी बातें सिखाएंगे। तो बोधिसत्वास रिलेटेड टू महायाना बुद्धिज्म। ह्यूनज़ेंग कौन था? चाइनीज पिलग्रिम। राइट, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं जो कि मैच किए हुए हैं। मूवेंदार कौन है? थ्री चीफ हैं, चोला, चेरा, पांड्या। लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा, सातवाहना रूलर्स। अश्वघोषा ने लिखी बुद्ध चरिता। बोधिसत्वास रिलेटेड टू महायाना बुद्धिज्म एंड ह्यूनज़ेंग वाज ए चाइनीज पिलग्रिम। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड किंग्स वांट टू कंट्रोल द सिल्क रूट। राजा लोग सिल्क रूट को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, इसमें सिल्क रूट दिखाया गया है। सिल्क रूट कोई एक रूट नहीं है। सिल्क रूट को सिल्क रूट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इससे ट्रेड होता था। उसमें मेन कमोडिटी जो थी वो सिल्क था। सबसे ज्यादा सिल्क का कपड़ा इसके थ्रू बेचा जाता था। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ और बहुत सारी चीजें भी जाती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन सिल्क था। शुरू कहां से होता था? चाइना से। ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना से, वहां पे सिल्क का प्रोडक्शन होता था। फिर एशिया से होते हुए और अरेबिया से होते हुए यूरोप तक ये जाता था। अफ्रीका से भी टच होता था, अफ्रीका से भी जाता था, यूरोप तक पहुंचता था। राइट, दोनों तरह के रास्ते होते थे इसमें लैंड रूट्स भी थे और सी रूट्स भी थे। तो ये एक वेब था रास्तों का। लैंड रूट्स भी, सी रूट्स भी, चाइना से शुरू होकर और एशिया, अरेबिया, इधर जो है इंडिया से भी, और ये जो है इजिप्ट वगैरह से होता हुआ सारा एकदम कहां जाता था? यूरोप तक जाता था। तो ये था सिल्क रूट। अब क्वेश्चन पर फिर से आते हैं, व्हाई डिड द किंग वांट टू कंट्रोल द सिल्क रूट। तो राजा इस सिल्क रूट को कंट्रोल क्यों करना चाहते थे? जाहिर सी बात है, कोई फायदा रहा होगा, है ना, इसीलिए राजा लोग उसको कंट्रोल करना चाहते थे। तो अब आंसर को देखो। किंग्स वांटेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स। राजाओं को क्या क्या मिलता था? राजा उस एरिया को जीत लेते थे, उस पर कब्जा करते थे, सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे, ताकि वहां से गुजरने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो जब अपने सामान के साथ जाएंगे तो राजा को टैक्सेस देंगे, राजा को ट्रिब्यूट्स देंगे, राजा को गिफ्ट यानी कि तोहफे देंगे। ठीक है, और ये सब एक राजा की इकोनॉमी को मजबूत करने वाली चीजें हैं। तो इसलिए इन सब को गेन करने के लिए राजा लोग क्या करते थे? सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे। ये उनके लिए बहुत जरूरी था। राइट, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस डू हिस्टोरियंस यूज टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। भाई, हिस्टोरियंस किन एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि एंशिएंट टाइम में व्यापार होता था और ट्रेड रूट्स भी थे, व्यापार वाले वो रास्ते भी थे। ठीक है,
तो इन सब बातों का इतिहासकार जो है, हिस्टोरियंस जो हैं, वो पता कैसे लगाते हैं कि भाई ट्रेडिंग उस जमाने में भी, एंशिएंट टाइम में भी हुआ करती थी, कैसे पता लगाते हैं? तो देखो, हिस्टोरियंस के पास है ना बहुत सारे, कई तरह के उनके पास क्या है, सोर्सेस हैं। हिस्टोरियंस फाइंड वेरियस लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। भाई हिस्टोरियंस किस पे काम करता है? सोर्सेस पे काम करता है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, दोनों तरह के सोर्सेस मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि एंशिएंट इंडियन पीपल कई सारे एरियाज के साथ, बहुत एरियाज के साथ क्या करते थे? ट्रेड करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स, हिस्टोरियन यूज एविडेंसेस प्रेजेंट इन लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड। तो उस पीरियड का जो लिटरेचर है उससे पता चलता है, और उस टाइम का लिटरेचर कौन सा है? साउथ इंडिया का स्पेशली, दैट इज संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है किसका? कि हम इंडिया के लोग बहुत सारे दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड किया करते थे। नेक्स्ट है, हिस्टोरियंस यूज ऑब्जेक्ट्स लाइक पोट्री, बाउल्स, प्लेट्स फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स एज एविडेंसेस। तो बहुत सारी अलग अलग देशों के अलग अलग एरियाज की हमें पोट्री मिली है, बाउल्स मिले हैं, प्लेट्स वगैरह मिली हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे ये सब चीजें हमें मिली हैं, है ना। रोमन कॉइन्स भी मिले हैं। मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया विच प्रूव दैट इंडियाज ट्रेड रिलेशन बिटवीन एंशिएंट इंडिया एंड रोम। तो इंडिया के अंदर रोम के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। तो कॉइन्स कैसे आएंगे? जाहिर सी बात है, या तो वो लोग यहाँ आएंगे, और वो लोग यहाँ क्यों आते थे? ट्रेड के लिए आते थे। तो रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया के लोग ट्रेड किया करते थे। किसके साथ? रोमन सिविलाइजेशन के साथ। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति? भक्ति के मेन फीचर्स क्या थे? तो भाई भक्ति का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया है? वो कहाँ प्रेजेंट हुआ था? भगवत गीता में। और भक्ति के फीचर्स की हम बात करें तो भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डिटी। तो भक्ति में क्या करना होता है? जो भी आपका फेवरेट देवी देवता है उसके प्रति हमें क्या रखना होता है? डिवोशन रखना होता है, पूरा समर्पण रखना होता है कि भाई हमारा पूरा जीवन उनके भरोसे, पूरी भक्ति में उनकी में लीन होना होता है, डिवोशन रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, those who followed the system of bhakti emphasized devotion rather than the performance of elaborate sacrifices। बस डिवोशन पे फोकस है और किसी तरह की सैक्रिफाइसेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो ये है भक्ति का आइडिया, प्योर लव एंड डिवोशन अपने भगवान के प्रति रखना है, दैट्स इट। कोई सैक्रिफाइसेस नहीं, कोई जो है रिचुअल्स नहीं। ये है भक्ति का फीचर, भक्ति के कंसेप्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस द रीजंस व्हाई चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। भाई वो कारण बताओ जिस वजह से चाइनीज पिलग्रिम इंडिया में आए। तो क्यों आए थे? सबसे पहले तो ये नाम देख लो कौन कौन आए थे। फाइयान आया, हिंजेंग आया और आइकिंग आया, ये 3 लोग आए थे। अब ये क्यों आए थे? केम टू इंडिया टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। भाई ये देखना चाहते थे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ कहाँ टीच किया। तो ये सारी उनकी लाइफ के बारे में और जानने के लिए और उन जगहों को देखने के लिए आए थे, उनके लिए तीर्थ स्थल थे, है ना। अगला पॉइंट है, दे केम टू इंडिया टू गेट मोर नॉलेज अबाउट बुद्धा, हिज लाइफ एंड बुद्धिज्म, है ना। क्यों आए वो लोग? वो बुद्ध के बारे में और जानने के लिए, महात्मा बुद्ध की लाइफ के बारे में और नॉलेज लेने के लिए, और बुद्धिज्म को और ढंग से समझने के लिए, राइट। अगला पॉइंट है, दे केम हियर टू गेट सम सीक्रेट लिटरेचर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, राइट। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ पवित्र लिटरेचर लेने के लिए, ग्रंथ लेने के लिए, पुस्तकों को लेने के लिए वो लोग यहां आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइक सम ह्यूनजेंग प्रेजेंट टाइम स्टडिंग इन नालंदा एंड मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, है ना। कुछ ऐसे भी बुद्धिस्ट जो है संत रहे हैं जो यहाँ पे आए हैं, पिलग्रिम्स रहे हैं जो यहाँ पे आए हैं, जैसे कि ह्यूनजेंग था, वो नालंदा जैसी जो यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे हमारे देश में, तो उनमें पढ़ने के लिए आए थे, है ना। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड जगहों को देखना, मोनेस्ट्रीज को विजिट करना, बुद्ध की लाइफ के बारे में नॉलेज लेना, लिटरेचर ऑब्टेन करना, ठीक है, और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन लेना, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो इसलिए वो आए थे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक
ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति। भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो कि साधारण लोग जो थे ना वो भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुए? भक्ति में ऐसा क्या खास था कि साधारण लोग जो है भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुए, उनको भक्ति का रास्ता अपनाना कहीं आसान लगा और अच्छा लगा? तो भक्ति वॉज बेस्ड ऑन प्योर लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड। पहली बात तो यही है, भक्ति में और कोई झंझट नहीं है, सिंपल प्योर लव एंड डिवोशन है अपने भगवान के प्रति। अगर मन में प्रेम है, मन में श्रद्धा है, तो आप एक भक्त हैं, सीधी सी बात है ना। देयर वॉज नो प्लेस फॉर रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस इन द पैथ ऑफ भक्ति। और भक्ति के रास्ते में, भक्ति के वे में किसी तरह का रिचुअल, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सेक्रीफाइसेस और यज्ञ हवन वगैरह कुछ नहीं करने की जरूरत, बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, हो गई भक्ति। द वेज ऑफ भक्ति वर इजी टू फॉलो। भक्ति को फॉलो करना आसान था, है ना, इसीलिए वो लोग अट्रैक्ट हुए। एनीवन कुड वर्शिप देयर चूजन डिटी इन एनी फॉर्म एंड एनी टाइम। भाई अपने जो आराध्य देव हैं, अपने जो भगवान हैं, उनको किसी भी टाइम हम भज सकते हैं, कभी भी उनका नाम जप सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त हम भक्ति कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आपको प्रैक्टिसेस फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए लोग अट्रैक्ट हुए। ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति बिकॉज एनीबडी, वेदर रिच और पुअर, वेदर बिलोंगिंग टू हाई और लो क्लास, कुड फॉलो द पैथ ऑफ भक्ति। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी, चाहे वो गरीब अमीर हो, किसी भी कास्ट कम्युनिटी वर्णा से बिलोंग करता हो, कोई भी, तो कोई भी भक्ति फॉलो कर सकता था, उसमें कोई किसी तरह का रुकावट नहीं थी इसमें, राइट। तो इस वजह से लोग भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुए। ये सब कारण थे, इन कारणों ने लोगों को अपनी तरफ, मतलब भक्ति ने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया, राइट। सो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।